हाँ हाँ, दोस्तों स्टार्ट कर दो, मैं डाउट करा के। तो एक मिनट, मैं ये खोल रहा था एनसीईआरटी। ओके, तो आपको ये दिख रहा होगा। सो ये एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी की बुक है। देखो अभी, क्योंकि मैंने कहा ना, क्योंकि आप सबको आते ही बस एक बार बेसिक्स रिवाइज कर रहे हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो, तो अभी हम शुरू में बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है। जो पुराने लेक्चर्स देखोगे, तो अभी लास्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस किया था, एक क्लास में पूरा एक चैप्टर, क्योंकि आप लोग को आता ही है, एक बार रिवाइज कराना है खाली, तो इसीलिए। सो 8.2 में आपने कहा है 8.2 का 9th क्वेश्चन। अच्छा ओके, देखिए अब यहाँ पे बड़ा अच्छा है ना, यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। सो यही सब चीजें वहां भी यूज है, जैम में भी यूज होता है। सो यही ना 9th क्वेश्चन आपको दिख रहा है सबको? यस। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं। 9th कह रहा है इन द एक्सप्रेशन a1 प्लस ए की पावर m प्लस n, है ना। इस तरह की सिचुएशन बाइनोमियल थ्योरम में भी आएंगी। बाइनोमियल थ्योरम है ना, वो पार्ट है जैम का, क्लास 12th में है। क्लास 12th का एनसीईआरटी भी करना बाकी है, तो वो करेंगे। क्लास 12th का एनसीईआरटी होता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो क्लास 12th वाला प्रोबेबिलिटी है वो जैम में भी है, वो सारे सिलेबस। सो बेसिक तो वहाँ मतलब बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बेसिक से ही स्टार्ट होता है। तो जो 11 12th वाला है वो आपको आता है, तो 8-10 नंबर का वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, 11 12th वाला ढंग से अगर आप कर पाओ तो। चलिए, तो 9th क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एक्सप्रेशन 1 प्लस ए रेज़ टू पावर m प्लस n प्रूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n आर इक्वल। अच्छा, तो सो ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 है ना। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर क्या बच्चों वाली चीज करा रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 9 है ना। अपना ईगो थोड़ा साइड रखो ना, कई बार बच्चों को ईगो होता है कि सर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, गेट बैच में, जो गेट बैच पिछले साल मैंने गेट बैच पढ़ाए थे क्रैश कोर्स, तो मैं बच्चों को बोला क्रैश कोर्स में कि तुम जैम के सारे पेपर कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर। लेकिन फिर उनको यही लग रहा था, मैं जो हमारे पास गेट स्टैटिस्टिक्स बैच जो पिछले साल मैंने पढ़ाए थे, उसमें आईआईटी बॉम्बे के बच्चे थे, कई सारे थे, कुलदीप था, योगेश था, इस तरह से आईआईटी कानपुर के बच्चे थे जो एमएससी कर रहे हैं सेकेंड ईयर में। कानपुर से पवन था, शत्रुघ्न था, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे थे, लाइक 4-5 बच्चे थे, जैसे रोहित है या सिवेक था या त्रिसा है, और भी बच्चे थे कुछ, बहुत सारे बच्चे, मतलब 25 बच्चे थे गेट बैच में, लगा लो 20-25। हाँ, सो अब क्या हुआ, उनको जब मैं बोल रहा हूँ कि आप जैम के प्रीवियस ईयर पेपर करो, तो उनको लगता है सर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हम एमएससी कर रहे हैं, हम एमएससी करके आईआईटी में पहुंच गए, आप फिर कह रहे हो जैम के पेपर करो। तो उनको ईगो, एक ना बच्चा ईगो पे लेता है कि सर मुझे कम समझ रहे हैं, लेकिन असलियत ये कि भूल चुके हो ना। मतलब मैं मानता हूँ कि आपने क्वालिफाई करके आईआईटी में पहुंचे हो, जो कानपुर बॉम्बे में जो बच्चा है वो तो ऑलरेडी जैम करके गया है ना, लेकिन उसको फिर भी एक लगता है कि सर अब जैम करो, मतलब पेपर करवा रहे हैं दोबारा, जबकि उन लोगों ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने। फिर क्या रिजल्ट हुआ, अभी देखो, जो ईशान है वो भी जैम बैच में, तुम्हारा जो सीनियर, वो बीएससी उसने मैथ्स में डीयू से किया है, इसके बावजूद वो लड़का सिर्फ जैम की तैयारी करके उसके 17 रैंक है जैम में, गेट में वो जैम का बच्चा है, लेकिन गेट में उसके 17 रैंक है, जबकि 17 से नीचे कोई बच्चा नहीं है जो एमएससी कर रहा है। कानपुर, बॉम्बे, पंजाब यूनिवर्सिटी, आईआईटी तिरुपति का भी एक बच्चा था, अर्पण, वो है। सो इस तरह से बच्चे थे जो आईआईटीज में ऑलरेडी हैं, लेकिन वो भी इतना अच्छा रैंक नहीं लगाए लोग, 31 रैंक है, इस तरह 40 में रैंक है, इस तरह से है रैंक, लेकिन मतलब क्वालिफाई तो ऑलमोस्ट सब लोग कर गए, मतलब रैंक बहुत ज्यादा है, किसी के 90s में भी है, तो हमने वो नहीं किए। सो 25 नंबर कटअप होता है। कहने का मेरा मतलब क्या है कि तुम्हें ईगो पे नहीं लेनी चीजों को। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको तो कर दो, क्या दिक्कत, रिवाइज करने से प्रॉब्लम थोड़ी है। और होता क्या, जैम और गेट का ऑलमोस्ट सेम लेवल है, मतलब क्वेश्चन देखोगे जो कॉमन सिलेबस है, प्रोबेबिलिटी और इन्फरेंस कॉमन है, मैथमेटिक्स पोर्शन कॉमन है, तो इन कॉमन सिलेबस पे लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है। अब जो जैम का बच्चा ढंग से पिछले साल देखो, जो श्रुति है जिसका 3rd रैंक था जैम में,
2022 के एग्जाम में, तो उसके गेट में भी 19 रैंक थे, 19 था, एग्जाम में 3rd रैंक थे, उसके गेट में भी। गेट इसलिए एग्जाम दिलवाया था कि उस बारे जो तुम एक बार देख लो क्या लेवल है ना। कई बार बच्चे एमएससी के बाद नहीं कर पा रहे गेट, जो बच्चे अभी एमएससी कर रहे हैं उनको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे गेट, या बहुत अच्छे रैंक नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तुम्हारा नॉलेज बहुत अपडेटेड है, क्योंकि तुम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो। जब एमएससी में चले जाओगे वहाँ थ्योरी क्वेश्चन छूट जाया करना, एग्जाम में आते क्या क्वेश्चन, तो इसीलिए बच्चे नहीं कर पाते वहाँ पे जाके। सो इसे ये सब बेसिक्स में कराना, क्योंकि इसमें एक बार रिविजन हो जाएगी, तुम्हें हेल्प करेगा, तो ये तुम्हें ना तुम्हारा कहीं कहीं इंप्रूवमेंट ही करेगा आगे। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन तुम एक बार पीछे की चीज़ें अगर कर रहे हो तो तुम्हें कम समझ आ जा रहा, नहीं, बस रिवीजन हो रहा है। तो रिवीजन जरूरी है ना चीज़ों को अपडेट करने के लिए, वरना क्या होता है कि कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लो ताकि चीज़ जल्दी समझ आएगी इस तरह से। ओके, तो ठीक है ना। तो इसमें ये था कि 1 + a इसकी पावर है m + n, है ना। सो अब पहले तो ये बताओ, चलो इसका मैं पहले जनरल टर्म लिखता हूं। सो जनरल टर्म अगर लिखेंगे, सो मान लो चलो r + 1th टर्म लिखता हूं मैं। तो क्या जानते हो आप लोग फॉर्मूला r + 1th टर्म का? a + b की पावर n है, ये एक्सप्रेशन है। सो इसमें r + 1th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जो लोग रिवाइज नहीं किए उनको लगेगा अच्छा ये भी भूल गए हम, है ना। आता तो है ही आपको, मुझे कोई डाउट नहीं कि लोगों को आता नहीं है, बट रिवाइज करने से चीजें आगे इजीली तुम अप्लाई कर पाओगे, इसको एक बार रिकॉल हो जाएगा। सो क्या फॉर्मूला है r + 1th टर्म का? हाँ, तो यहाँ a की पावर n - r, b की पावर r ऐसा कर देता हूँ। सो ये है, तो सेम चीज यहाँ है कि उसमें a की जगह 1 है, वहाँ b की जगह यहाँ a है, और n की जगह m + n है, सेम चीज लिखते हैं। सो m + n cr, और a की जगह 1 है हटा दो, और b की जगह है तो b की जगह यहाँ a है, वहाँ जो b है वो यहाँ a है, और इसकी पावर है r, सो r इज लाइक दिस। ओके, ठीक है। सो मैंने एक्सप्रेशन ओपन किया उसके हेल्प से यहाँ पे। अब तुम्हें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, उसने क्या पूछा था कि प्रूव करो कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m और a की पावर n इक्वल होगा। सो चलो, अब यहाँ पावर में m कब आएगा, तो तुम यहाँ से क्या करो, पहले तो am + 1 tm + 1 निकालो और tn + 1 निकालो। मैं क्या कर रहा हूँ, r की जगह m रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे a की पावर m चाहिए, तो मुझे a की पावर m चाहिए तो क्या होगा, m + n, मैं r की जगह m रखा तो क्या होगा, m a की पावर m। अब r की जगह n रख रहा हूँ, सो m + n, चूज n, a की पावर n, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोला था कि इसमें जब तुम ओपन करोगे, सो जो a की पावर m है उसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a की पावर m का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, a की पावर m का कोएफिशिएंट क्या है, यस। सो कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m ये है m + n, चूज m, या m + n c जो आप लिखते हैं ncr, तो वही c है ये कि m + n cn, यहाँ m है, m + n cm। फिर कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n, यहाँ देखो क्या है, m + n, चूज n। अब क्या आप लोगों को दिख रहा है ये दोनों टर्म इक्वल है, क्या लोग देख पा रहे हैं आप लोग? कैसे देख पा रहे हैं, किस फॉर्मूले से? सर NCR = NCn - 1। राइट, तो हो गया प्रूफ, इतना यही प्रूफ करना था, इसी से प्रूफ हो गया। तो हम जानते हैं कि जो NCR है उसकी वैल्यू इक्वल होती है NCn - r के, ये यहाँ में भी काफी यूज होगा। सो ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि NCR = NCn - r, तो उसी तरीके से लगा लो आप, इसमें लगा लो ये आ जाएगा, इसमें लगा लो ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा ये। तो आपको दिख रहा है कि सिंपली कि m + n, चूज m इक्वल होता है m + n, चूज n के, ये हमेशा इक्वल है। तो इससे ये प्रूफ हो गया हमारा कि कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n, ठीक है। तो ये सब याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला जो है ये याद होने चाहिए कि NCR = NCn - r, ठीक है जी। तो ओके है। तो
कोएफिशिएंट कैसे डिसाइड कर, पहले टर्म निकाल, इसको बोलते हैं r+1th टर्म मैंने डिसाइड किया, फिर यहाँ m+1th टर्म निकाला, n+1th टर्म निकाला। मुझे मेनली उस टर्म में इंटरेस्ट था जहाँ पे a की पावर m और a की पावर n है, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट को मुझे कंपेयर करना था, क्या दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है ये प्रूफ करना था। तो इस तरह से हो गया। चलिए ठीक है, और कुछ किसी को पूछना हो? तो चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो देखो थोड़े से क्या क्या कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं, मैं जैसे बता ही चुका हूँ कि जो आगे जो IIT एग्जाम वाली जो प्रोबेबिलिटी की सिलेबस है ना, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है, जो 70% क्वेश्चन है, उसमें जरूरत क्या पड़ती है? एक तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो ये हमने देखा है ऑलरेडी, एक बार रिवाइज कर लिया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक्स। फिर हमने मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी कर रहा हूँ, तो ये क्लास 11th में ये चैप्टर नंबर 7 था, है ना। फिर हमने एक प्रोबेबिलिटी किया है 11th वाला, ये हमने एक बार देख लिया था रिवीजन के तौर पे, है ना। तो ये 11th क्लास में चैप्टर नंबर आई थिंक 16 था। अभी हमने देखा है बाइनोमियल थ्योरम, जस्ट बेसिक लेक्चर से, या ये समझो कि है ना जो फाउंडेशन है वो बना रहे हैं। सो बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास में चैप्टर 8 है। और अभी हम लोग ये 3 चैप्टर किए हैं, अब 2 चैप्टर और हमें करना है। एक तो सेट करना है चैप्टर 1 जो क्लास 11th का है, और एक फिर प्रोबेबिलिटी ये 12th में चैप्टर 13 है एनसीईआरटी में, ठीक है। सो सेट तो मैं आज ही खत्म करा दूंगा, कुछ है नहीं इसमें खास आपको समझना है कि जैसे कोई सेट है, इंटरसेक्शन है क्या मीनिंग है, यूनियन है क्या मीनिंग है, ऐसे पता होगा, वह रिवीजन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन है क्या मीनिंग है, यूनियन है क्या मीनिंग है, a-b का क्या मीनिंग है, b-a का क्या मीनिंग है, क्योंकि ये सब इवेंट ही है। इवेंट एक सेट है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। सैंपल स्पेस भी एक सेट है, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लो तो वो एक इवेंट होता है, तो इवेंट भी एक सेट ही है। तो हमें उसकी प्रॉपर्टी निकालनी होती है इवेंट की, तो हमें पता होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज कई बार यूज होते हैं, है ना। सो उस तरह की चीज़ है, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू pa इंटू pb, इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है जो कि आगे हम पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज होंगी, है ना, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज। तो चलो मैं कुछ तुम्हें सेट पे थोड़ा आते हैं, अभी ये डिस्कस करते हैं थोड़े से, फिर हम बेसिक्स, है ना, एक बार जस्ट कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं। तो आगे फिर यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और इसके बाद फिर हम प्रॉपर जैम का सिलेबस कवर करेंगे, जो सिलेबस वर्ड टू वर्ड है ना जो है, फिर यहाँ से जो जैम का सिलेबस वेबसाइट पे है उसको फिर वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे। ओके, सो चलो तुम लोग थोड़ा सा बताओ बेसिक्स। सेट का कोई डेफिनेशन बताओ आप में से कोई, कैसे डिफाइन करते हो आप? collection of well-defined collection objects. of well-defined objects. जी, सो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? कोई वेल डिफाइंड का मीनिंग समझाओ, मतलब कैसे यूनिक होने चाहिए। सर उसके जो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है वो हर किसी के लिए सेम होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि मेरे लिए वो कुछ और है, आपके लिए कुछ और है एंड सबके लिए कुछ और है। एग्जैक्टली, ठीक है। सो लाइक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करो, तो आप ये बिल्कुल क्लियर रहो कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट का मेंबर है या नहीं है, मतलब उस कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है। उसमें कोई दो अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग नहीं होनी चाहिए। सो सिंपल, अगर आप वेल डिफाइंड का डेफिनेशन देखोगे, वर्ड का डिफाइन कर रखा है उसमें, ये कहने मतलब है कि एक पर्टिकुलर मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो हम बिल्कुल क्लियर है कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट का मेंबर है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। सो इस तरह से है कि डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, वेल डिफाइंड है, सबके लिए इक्वली डिफाइंड है, ठीक है। जो आप पहले भी कह रहे थे वही सेम बात है। सो ओके, तो ये तो हो गया, ज़्यादा हम इस पर खींचेंगे नहीं क्योंकि आप लोग जानते हो ऑलरेडी, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम पढ़ाते हैं किसी बच्चे को जो पहली बार सुनता है तो उसको फिर हम खींचते हैं कि ताकि उसको दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, तो सीधा हम आगे बढ़ेंगे। सो ये तो जस्ट एक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। कोई कलेक्शन है जैसे हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं, सो ये एक नोटेशन है, मैं ऐसा लिखूंगा
बुक में यही नोटेशन आपको n देखोगे आप, जो नेचुरल नंबर का सेट है तो वो बोल्ड करके लिखा रहता है, आप नोट करेंगे। सो ये n जो होगा नॉर्मल n नहीं होगा, ये इन्होंने एकदम ऐसे बोल्ड कर रखा होगा, आप नोट करोगे तो। जो नंबर सिस्टम के जो कलेक्शंस हैं, मतलब जो सेट्स हैं, उसको बोल्ड करके लिखते हैं इस तरह। r सिर्फ ऐसा नहीं होगा, आप देखोगे r ऐसा होगा या फिर ऐसा लिखा होगा। q सिर्फ ऐसा नहीं होगा, q आप देखोगे ऐसा होगा या फिर इसको बोल्ड किया होगा। सो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं, हालांकि आप लोगों को पता भी होगा। सो ठीक है, तो कुछ हम सेट की बात कर लेते हैं जो हम यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली। तो ये सब कुछ वेल डिफाइंड सेट्स हैं, है ना। नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर ऐसे ही आएगा इंटीजर्स, इंटीजर्स भी आपको पता है, ठीक है ना। मैं अंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं कर रहा, बस मैं रिवाइज हम लोग एक बार कर रहे हैं, ठीक है वो चीज़ है। सो यहाँ से नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, होल नंबर हालांकि ऐसे हर जगह डिफाइन नहीं होता। मान लो चलो W लिख दिया, सो 0 1 2, है ना। हालांकि लोग इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। सो ये जो होल नंबर जो वर्ड आपने सुना होगा, ये इंडिया में इस तरह के वर्ड आपको विदेशी राइटरों को नहीं मिलेगा, वहाँ वो लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं ना। सो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और इसको बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। इस तरह से जो फॉरेन ऑथर्स की बुक है उसमें इस तरह के इसके नाम मिलेंगे आपको कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, फिर आता है रैशनल नंबर। कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग रैशनल नंबर को? Sir, the number is the form of P by Q, where P and Q are co-prime and Q is not equal to 0. कोप्राइम व्हाट? कोप्राइम, ठीक है, Co-prime to each other. हाँ ठीक है। सो इंटीजर होगा, यस यू आर राइट। सो सिंपल, हाँ वैसे बोल सकते हैं आप कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P Q इंटीजर हो या अगर कोप्राइम हो, इज फाइन, यस। सो P Q इंटीजर है और Q शुड बी नॉन जीरो, है ना। सो इतना ठीक है, अगर इस तरह से हम लिख पा रहे हैं, सो दैट इज फाइन। फिर आप इरेशनल को कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? Q डैश, तो इरेशनल Sir, X belongs to R such that X belongs to R minus Q. ओके। सो आप ये बोल रहे हो कि जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल, वैसे रियल नंबर्स जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, ठीक है। हाँ, लेकिन पर्टिकुलरली अगर बिना आर के हेल्प से अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, बिना रियल नंबर के हेल्प लिए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स ऑफ कॉम्प्यूटर, ये भी चलेगा, यस। सो कोई भी नंबर्स को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब मान लो 0.5 0.25 इस तरह के नंबर जो खत्म हो जाते हैं एक पॉइंट बाद, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, 0 0 0 है। सो टर्मिनेटिंग होंगे, या जैसे हम लोग क्या बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, स्पेशली हम चलो रियल नंबर की बात कर लेते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जब आप डेसिमल फॉर्म लिखेंगे, मैं डेसिमल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। सो जब आप डेसिमल फॉर्म लिखेंगे, सो होता क्या, एक टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। सो टर्मिनेटिंग का मतलब ये है, एग्जांपल तौर पे 0.5 जब बोल रहा हूँ, 0.25, है ना, इसके बाद कुछ नहीं है। या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। सो नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह की सिचुएशन है ना। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह की सिचुएशन है। सो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, उसके साथ नॉन रिपीटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग के साथ पहले रिपीटिंग लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ब्रेक हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यही ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इससे कुछ एग्जांपल बताओ कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग नहीं हो लेकिन रिपीटिंग हो, या रेकरिंग आप लोग बोलते हैं। तो कोई फ्रैक्शन बताओ ऐसा, तो कोई नंबर? 10/3, यस 10/3। सो ये सब हो गया, ठीक है। 10/3 हो गया, या 1/7 हो गया, इस तरह के नंबर्स। 22/7 हो गया, चलो। सो 22/7 हो गया, ये सब इस फॉर्म में आएंगे। अच्छा, कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताओ, ऐसे नंबर जिसके डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है। √2, हाँ, √2 पाई, है ना। सो √2 और पाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे कि मैं 22/7 इसलिए लिखा हूँ। सो 22/7 इस कैटेगरी में है, और
पाई उस कैटेगरी में है। सो डू यू थिंक पाई एंड 22/7 इक्वल है? हालांकि इस लेवल तक आपको क्लियर हो ही गया होगा, है ना? क्या इक्वल होते हैं? नो सर। नो, ठीक है ना? वो बचपन में बताए जाते हैं ताकि तुम ज्यादा झंझट ना लो, होता है ना, झंझट खत्म करो। तुम बच्चे हो तो ये मान लो दोनों इक्वल है, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो तो इक्वल नहीं है वो, है ना? दोनों अलग अलग है। सो ठीक है, तो 22/7 जो है, तो इस कैटेगरी के नंबर जो है, ये जो दो कैटेगरी है, ये दोनों मिला के बनाते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये है रेशनल नंबर्स। ठीक, कि वैसे नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, तो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और वैसे नंबर जो इस तीसरे कैटेगरी में आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि अभी आप में से ये बताया था, सो वही मैं लिख रहा हूँ जो आपने बताया था। सो इरेशनल नंबर, ओके। सो वैसे नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, वो इरेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे √2 आपने बताया, पाई। अब आप इसको भी जानते हो, ई को। ई जानते हो आप लोग क्या होता है? ई की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है? लाइक पाई की 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू है, तो ई की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है? 2.73 7172 के बीच में, एक्चुअली 2.718 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, so you cannot predict the digit, so like 2.718 एंड आगे भी है। सो ठीक है, इसको आइडियल नंबर बोलते हैं, कैलकुलस में यूज होता है ना। तो ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है, दीज आर इरेशनल नंबर्स। जो e की पावर x है ना, तो वो उसमें x को 1 रखोगे तो e आता है, तो वो e एक इरेशनल नंबर है, लाइक पाई। सो ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। चलिए, ये देखो गया। तो एक डेफिनेशन का तरीका ये है। तो कुछ लोग रेशनल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वैसे नंबर्स जिसके डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो रेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरा तरीका है ये। तो यहाँ भी ऐसा है कि लिख सकते हो आप कि वैसे नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वो इरेशनल है। या दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं ना कि जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, जहाँ पे pq इंटीजर होना चाहिए और q नॉन जीरो होने चाहिए, तो उस तरह से हम लिख ही नहीं पाएंगे इरेशनल्स को, तो इसलिए, है ना। So x such that x cannot be written in the form of p/q where pq are integers and q is non-zero. So इस फॉर्म में हम लिख नहीं पाएंगे उस नंबर्स को, तो वो इरेशनल है। बाकी रियल, अगर मैं, क्योंकि रियल के एक अलग डेफिनेशन बहुत सारा, तत्काल यहाँ पे मैं q और q डैश का यूनियन ले लेता हूँ, ठीक है। जो r है वो q और q डैश का यूनियन है, दोनों का यूनियन रियल है। ओके, सो मेनली हमें जो जरूरत पड़ेगी, जैसे अभी आप रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, तो हमें ये डिफरेंशिएट करना होता है कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें सेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं थोड़ा उस पर आता हूँ, है ना, क्योंकि वो सपोर्ट सेट डिसाइड करता है कि वो क्या होगा। तो चूंकि हमने सेट स्टार्ट किया है, सो जो सेट है ना, सो जो सेट की कैटेगरी है ना, सो सेट या तो एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी मतलब खाली, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, या कुछ होगा उसके अंदर नॉन एम्प्टी। और नॉन एम्प्टी है, सो नॉन एम्प्टी को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बताइए क्या करें, क्या क्या होगा? सर डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। नहीं, वो तो बाद में आएगा, पहले आप बताइए। सर रोस्टर एंड सेट बिल्डर, हाँ रोस्टर एंड सेट बिल्डर, हाँ, वो फॉर्म है उसके लिखने के। यस, सो दिस आर द फॉर्म टू राइट इट। बट मैं अभी इस फॉर्म में बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे सेट मतलब फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। आप लोग के आंसर भी करेक्ट है, लाइक वी, है ना, राइट डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सेट, वो बाद में हम लिखेंगे, वो तो प्रोबेबिलिटी सेंस में हो गया या उस सेंस में हो गया। अभी थोड़ा हम सेट थ्योरी के सेंस में लिखते हैं, या रोस्टर फॉर्म सेपरेट फॉर्म, उसके लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। हाँ, सो अभी हम लिख रहे हैं एक सेट है, या तो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। अगर वो नॉन एम्प्टी है तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, या तो उसमें एम्प्टी नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो है, तो या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है या इनफाइनाइट एलिमेंट है। अगर इनफाइनाइट है तो इसमें फिर दो कैटेगरी है, क्या क्या है बताइए आप लोग? तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। यस, सो लाइक काउंटेबली इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। सो ये चीज है, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो देखो ये जो सेट है, ठीक है ना। अब चूंकि, चलो कुछ एग्जांपल बताओ, तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल बताओ। सर एन,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यस। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट के एग्जांपल बताओ। Sir, R. ओके, सेट ऑफ आर, हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर। रेशनल नंबर किस कैटेगरी में आएगा इनमें से? रेशनल नंबर्स किस कैटेगरी में है? सेट ऑफ रैशनल नंबर, काउंटेबल इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका क्यू इस कैटेगरी में है। इररेशनल नंबर किस कैटेगरी में है? काउंटेबली इनफाइनाइट। नहीं, अच्छा आप दो लोगों ने बोले हैं, तो हाँ, सो ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट जो क्यू डैश है। तो मजे की बात ये है, मैथमेटिकल सेंस में कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, समझ लो। तो जितने इररेशनल नंबर्स हैं उतने ही रियल नंबर्स हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मैथमेटिकली मैं ये बोलता हूं कि एक फंक्शन आपको मिल जाएगा रियल नंबर से लेके इररेशनल नंबर में, क्यू आर टू क्यू डैश। एक फंक्शन एफ है जिसका डोमेन मान लो रियल नंबर है और कोडोमेन इररेशनल नंबर है। तो उसमें तुम एक ऐसा फंक्शन बना लोगे जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा, मतलब बाइसेक्टिव होगा। तो आपको पता होगा कि एक फंक्शन ए से बी में अगर बाइसेक्टिव है तो दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है, मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो सेम चीज यहाँ पे है कि एक ऐसा फंक्शन मिलेगा आर से क्यू में, क्यू डैश में, क्यू में नहीं मिलेगा। रियल नंबर से लेके रेशनल नंबर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो बाइसेक्टिव हो सके। क्यों? क्योंकि रियल नंबर अनकाउंटेबल हो गया और रेशनल नंबर काउंटेबल है। दोनों अलग, दोनों इनफाइनाइट एलिमेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंट टाइप के इनफाइनाइट एलिमेंट है, दोनों अलग अलग सेट है। फिर से नेचुरल नंबर और इंटीजर, नेचुरल नंबर और इंटीजर, जितने नेचुरल नंबर्स है उतने ही इंटीजर्स हैं। ठीक है, मतलब एक मुझे फंक्शन ऐसा मिलेगा जो नेचुरल नंबर से इंटीजर में फंक्शन में डिफाइन करो। डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन इंटीजर है, या डोमेन इंटीजर है, कोडोमेन नेचुरल नंबर है। तो उसके साथ मुझे एक ऐसा फंक्शन मिलेगा, ऐसे फंक्शन है 11 12 में भी वो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसा फंक्शन है जो बाइसेक्टिव है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है, बाइसेक्टिव फंक्शन मिलता है। सो इनफाइनाइट की जो मतलब दो कैटेगरी है इनफाइनाइट की, काउंटेबल इनफाइनाइट। सो जितने काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सब में, जितने अनकाउंटेबल इनफाइनाइट उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन दोनों में डिफरेंट है ना। अब यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन बाइसेक्टिव नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं कोई एक सेट काउंटेबल इनफाइनाइट सेट लेता हूँ, एक अनकाउंटेबल इनफाइनाइट लेता हूँ, तो वहां से वहां तक तुम फंक्शन बनाओगे, है ना। डोमेन टू रेंज मान लो अगर इसे लेते हो, ये डोमेन टू कोडोमेन, तो डोमेन काउंटेबल इनफाइनाइट है, कोडोमेन अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, तो वो बाइसेक्टिव फंक्शन नहीं हो पाएगा कभी भी। तो ये तरीका है थोड़ा सा। अब जो हम जैसे तुम लोग जानते हो एक वर्ड आता है काउंटेबल सेट, ठीक है, काउंटेबल सेट। तो ये काउंटेबल सेट और काउंटेबल इनफाइनाइट थोड़ा सा अलग है। तो जो काउंटेबल सेट है इसमें क्या है कि इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अ सेट which is finite और काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये दोनों मिला के काउंटेबल होता है। फाइनाइट, फाइनाइट के एग्जांपल आप तो जानते ही हैं, जैसे मान लो सिर्फ 1 2 3 है, 3 ही एलिमेंट है, फाइनाइट हो गया। तो इस तरह से है। सो फाइनाइट हो या काउंटेबल इनफाइनाइट हो, दोनों को मिला के हम बोलते हैं काउंटेबल सेट है। और एक वर्ड आएगा अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। So simple, a set with uncountably infinite number of elements. ठीक है, ये चीज है। So अभी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसमें रैंडम वेरिएबल का जो रेंज है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ए से बी में है, तो ए डोमेन बी कोडोमेन, रेंज नहीं कोडोमेन। सो एफ एक फंक्शन है ए से बी में, तो ए डोमेन होता है, बी कोडोमेन होता है। रेंज क्या होता है, बी का वो मेंबर्स जो ए के एलिमेंट के इमेज बनते हैं, तो वो रेंज होता है। तो आप जानते हैं ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि रेंज और कोडोमेन सेम हो जाता है, मतलब कोडोमेन का हर मेंबर किसी न किसी का इमेज बनता है, तो वो जाके ऑन टू हो जाता है ना। तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, वो मैं बताऊंगा आगे। तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, तो रैंडम वेरिएबल का अगर रेंज कोडोमेन नहीं, कोडोमेन तो रियल नंबर है लगा लो। सो रेंज जो है, रेंज सेट अगर वो काउंटेबल सेट होता है तो उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और अगर कोडोमेन रैंडम वेरिएबल का रेंज अगर अनकाउंटेबल सेट है तो वो फिर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। तो ये तरीका होता है डिसाइड करने का कि कोई रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। तो इसी रेंज को जो प्रोबेबिलिटी साइंस में बुक है उसमें सपोर्ट वर्ड यूज किया होता है, सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना।
सो सपोर्ट अगर काउंटेबल सेट है तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, सपोर्ट अगर अनकाउंटेबल सेट है तो वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तीसरी कैटेगरी भी है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, जो बुक में ये वर्ड यूज नहीं होता है, बुक में कभी आपको लिखा नहीं मिलेगा कि मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, वो नहीं लिखते हैं लोग, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस का ही पार्ट मान लेते हैं या उस तरह से, वो नाइदर कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट, लेकिन मेनली कैटेगरी जो है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे रैंडम वेरिएबल के 3 पार्ट है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड। तो मिक्स्ड का भी जो रेंज होता है वो अनकाउंटेबल सेट ही होता है, तो वहाँ डिसाइड करने के और फर्दर क्राइटेरिया है, तो वो हम जब रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तो डिसाइड करेंगे। सो अभी तो ये सेट था जिसपे है ना चीजें डिपेंड करेंगे। ओके, थोड़ा वापस आते हैं पीछे। ओके, सो अभी जैसे क्या है कि सिंपली आप लोग जानते हैं, जैसे मान लो कि कोई 2 सेट है ए, सो ये सब आपको पता ही है कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन क्या है, ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है, ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या है, बी माइनस ए की डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लो कहीं लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरह की चीजें हैं। सो ये है, सो कैसे डिफाइन करो, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? कॉमन एलिमेंट्स दोनों के बीच। हाँ, तो मैथमेटिकली आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स, कि वो एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है, यही होगा। तो यूनियन को कैसे डिफाइन करते हैं? और यस A और S belong to B. यस, सो ए में हो या बी में हो, है ना। तो यहाँ सिंपल मतलब है ए में वो सारे आएंगे जो ए में हो या बी में हो, और ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो रिलेशन, इंटरसेक्शन एंड से रिलेटेड है, यूनियन और से रिलेटेड है ना, पहले भी हमने डिस्कस किया है। सो ओके, फिर ए माइनस बी को कैसे डिफाइन करते हैं आप? यस, x बिलोंग्स टू a बट या एंड, आपका जैसे मर्जी हो, डज नॉट बिलोंग टू b। तो इस a माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो a में तो है b में नहीं है, तो a के ही मेंबर आएंगे जो b में नहीं है। तो लाइक आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको कि a में से हम क्या करते हैं, अच्छा चलो बाद में उसको देखेंगे। सो जो कॉमन एलिमेंट है वो बाहर हो जाता है, फिर b माइनस a, सो सिमिलर हो गया, ये तो सिमिलर ही हो गया। x belongs to b but या and x does not belong to a, और a intersection b complement, ये क्या होगा, कैसे डिफाइन करोगे इसको? A and not B. A and B complement. हाँ, ये दोनों सेम ही है एक्चुअली, नहीं आपको पता होगा, और ये दोनों सेम ही है, सो ये कुछ अलग नहीं है। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सेम है जो a माइनस बी है, मीनिंग सेम है, ये सेम है जो b माइनस a है, तो इसकी मीनिंग जो है सेम है। आप वेन डायग्राम पे भी देख सकते हैं। सो एक सेट a है, जैसे a है और b है, तो अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते हैं कि लाइक कि ये जो पोर्शन है ना, सो ये वाला पोर्शन आप सबको पता है कि दिस पोर्शन इज, सो इधर ये सेट a, ये सेट b, सो दिस पोर्शन इज a इंटरसेक्शन b। अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, सो कई सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी हो जाते हैं ऐसे ही, जो तो इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको आप, जो लिखा ब्लू कलर से, हाँ, A minus B. सो ये a माइनस बी या वही था a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर जो इधर बचा है, सो ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है, दिस पार्ट राइट पार्ट इज b माइनस a या b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। अब क्या है, सो ये तो हो गया। इनमें रिलेशंस क्या होते हैं, मैं प्रोबेबिलिटी हो, इसी फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस b। बताइए इन दोनों का फॉर्मूला क्या है? ये पता है फॉर्मूला, ये तो आता है आप लोगों को इजीली। Number of element of A plus number of element of B minus number of element in AB. हाँ, a इंटरसेक्शन b। सिमिलरली यहाँ पे है, तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ तो वेन डायग्राम देख सकते हैं आप, हाँ। सो intersection B को
बाहर कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। देखो यहीं से प्रोबेबिलिटी आ जाता है, एन लिखा हुआ वही बाद में पी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को तुम डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से अगर आप डिवाइड कर दोगे इस इक्वेशन को, तो ये एन की जगह स्मॉल एन की जगह पी आ जाएगा। पी मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यही फॉर्मूला है वहां भी, जब पी आ जाएगा उसमें। ओके, तो ये आपके कुछ रिलेशंस हैं, है ना। अब बाकी सेट का तुम लोग क्वेश्चन तो जानते, चलो एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ सिंपली, फिर हम एनसीईआरटी पे आएंगे और देखेंगे क्या है। जैसे मान लो ऐसा है कि A is a set, मान लो 1 2 3, B is a set 1 3 5। ओके, सो ये तो इजी है ना। तो पहला अगर मैं निकालूं A इंटरसेक्शन B, तो ये तो बहुत इजी है। क्या क्या आएगा? 3 1 1 3 1 3। फिर ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हो सिंपली A यूनियन B, सो ये भी इजी है। क्या आ जाएगा? 1 2 3 5। यस। अब अगर मैं बात करूं आपसे A माइनस B की, 1 2 चेक कीजिए 1 माइनस A माइनस B। सो A के वो मेंबर जो B में नहीं है, A सेट का वो मेंबर जो B में नहीं है, तो A में ऐसा कौन सा मेंबर है जो B में नहीं है? तो वो 2 है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपसे B माइनस A, 5 तो B के वो मेंबर जो A में नहीं है, है ना, B के वो मेंबर जो A में नहीं है, तो सिंपली वो आ गया 5। सो ये सब कुछ कैलकुलेशंस है। आगे कॉम्प्लीमेंट भी आप देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में होता है। सो प्रोबेबिलिटी के सेंस में ये है कि यूनिवर्सल सेट जो है सैंपल स्पेस होता है। सो यहाँ यूनिवर्सल सेट आपको डिफाइन किया होगा यहाँ पे। अदरवाइज जो प्रोबेबिलिटी के सेंस में है तो कॉम्प्लीमेंट उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, सैंपल स्पेस के रेस्पेक्ट में। सो जैसे भाई यहीं पे मान लो अगर मैं यूनिवर्सल सेट U ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने U ले लिया यूनिवर्सल सेट, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमने अभी कंसिडर किया यूनिवर्सल सेट, है ना, जो कि प्रोबेबिलिटी के सेंस में सैंपल स्पेस होता है। तो सिंपली आप लोग ये बता सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्या होता है? 4 5 सो A कॉम्प्लीमेंट सिंपल इज, A कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि आप अगर मैं डिफाइन करूं तो यस A कॉम्प्लीमेंट इज नॉट A। डेफिनेशन लिखे तो x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू A। तो x कहाँ बिलोंग करना चाहिए? यूनिवर्सल सेट में। तो U मतलब x A में नहीं हो, यूनिवर्सल सेट में हो, ये मतलब है। तो सिंपल इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं U माइनस A। सो U इज यूनिवर्सल सेट, जिसके यूनिवर्सल सेट प्री डिफाइंड होता है, पहले से पता होता है आपको। प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट है, तो इस तरह से है। फिर आप लोग चलो यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ, सो A कॉम्प्लीमेंट जो A में नहीं है, तो A में नहीं है इसका मतलब सिर्फ बचा 4 और 5। फिर ऐसे ही मैं अगर लिखूं B कॉम्प्लीमेंट, तो जो B में नहीं है तो कौन कौन सा नहीं है? 2 और 4। फिर यहाँ से अगर आप थोड़े और इसको आगे ले जाओ, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आया? 4 आया आपका, ठीक है। अब अगर आप बात करते, अगर देखो आप वहां से यहाँ से ध्यान से देखो आप, सो मैं अगर 8th पार्ट लिखूं कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन B आपका यहाँ है, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी 4 आएगा। तो आप सब ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। देखो तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट सेम आया। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या ऐसा हमेशा होगा? हमेशा होगा। ऐसा हमेशा होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, सो ये हमेशा ऐसा होगा। तो आप लोग जानते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट लाइक इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये चीज है, और इस फॉर्मूले का नाम क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। यस यस, सो डी मॉर्गन्स लॉ, जैसे भी लिख लो, ठीक है। सो ये हो गया। सो यहाँ पे मतलब ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। और जैसे आगे और भी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है जो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा,
जैसे फॉर एग्जांपल 3 सेट है तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो जैसे आप लोग लिखते हैं ना A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस सी नंबर्स के सेंस में, तो A इंटू बी प्लस A इंटू सी, सेम चीज यहाँ भी आप कर सकते हैं। इस तरह की चीजें जरूरत पड़ती है हमें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A यूनियन B और A यूनियन C। बताओ यहाँ पे क्या आएगा बीच में, यहाँ क्या लिखूँ मैं? इंटरसेक्शन। सो बिल्कुल ये उस फॉर्मूले से आप रिलेट कर सकते हो जो ऐसा होता है ना, ये उस तरह A इंटू बी प्लस A इंटू सी, उसी फॉर्मूले से आप रिलेट कर पाओगे। इसका नाम भी वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सिमिलर सेंस में यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं आप A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तब भी ये होगा। सो A इंटरसेक्शन B और बीच में यूनियन है A इंटरसेक्शन C, ठीक है। और अगर ऐसा रहता है कहीं पे, जैसे कई बार ऐसा आ जाता है कि इंटरसेक्शन ही है तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये यूनियन ही है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ओके सो तो ये इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। सो तो ये सब की जरूरत हमें पड़ेगी, जो प्रोबेबिलिटी कर रहे होंगे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इन सब की जगह में जरूरत पड़ती है। ओके तो अब क्या है कि जैसे ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, तो यहाँ पे आ रहा था ना, ये है। बाकी और भी चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये बेसिक्स अभी है, बाकी एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या क्या है। तो मुझे उसके लिए एक बार एनसीईआरटी खोलना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या क्या एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि एक बार पूरा बस कवर कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें इन्होंने बता रखा है। सो शुरू में तो इन्होंने सेट का डेफिनेशन दिया होगा कि सेट होता क्या है। जैसे आप लोगों ने बताया कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है कि उसमें कोई वेल डिफाइंड से मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें है या नहीं है, इसकी क्लैरिटी हो, उसमें कोई एम्बिग्यूटी या डाउट ना हो। सो ये है रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो जैसे दो तरह के आपने बताए थे भी है ना, दो तरह के रिप्रेजेंटेशन मेनली है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो जैसे ये तो कुछ नोटेशंस बता रहे हैं जो नंबर यहाँ तो बोल्ड करके लिखा हुआ है। सो ये नंबर मतलब ये कुछ सेट ऑफ नंबर्स है, इसीलिए नंबर सिस्टम का पार्ट है। सो तो ये यहाँ डेफिनेशन देखो, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये डेफिनेशन ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब दो फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। बाकी पता ही होगा आपको ना, सेट में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 सेट में लिखो या 6 5 4 3 2 1 सेम बात है। तो ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है सेट में, और एलिमेंट्स को रिपीट भी नहीं करते हम सेट में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो इस तरह जब हम लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है हाँ। और अब ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत इजी होगा कि आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है ना, बहुत कुछ लोग आपसे पढ़ाते भी होंगे। सो इस तरह से है। सो ये मुश्किल नहीं है, जैसे एक बार देख लेना है क्या है ताकि आगे दिक्कत ना आए कि सॉल्यूशन सेट हो गया, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसे एग्जांपल बहुत बेसिक्स है, देखना है। फिर इसमें यही है कि पहचानना है कौन सा कलेक्शन सेट है कौन सा नहीं है। तो जो वेल डिफाइंड है वो सेट होगा, जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं होगा। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी प्रॉपर्टी में, ये पहचानना सेट है कि नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये इधर है कि बिलोंग्स टू है नहीं है, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये सब पहली एक्सरसाइज में यही है। पहली एक्सरसाइज में क्या है कि सेट है कि नहीं है डिसाइड करना है, फिर उसको रोस्टर फॉर्म है तो सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ, सेट बिल्डर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म बनाओ। ये था पहली एक्सरसाइज में। दूसरी एक्सरसाइज क्या है, टाइप्स डिस्कस कर रहा है। पहला एम्प्टी सेट, पता ही आपको एम्प्टी सेट कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। सो इस तरह से है। सो है ना, एम्प्टी जहाँ कुछ नहीं है। फिर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया इनफाइनाइट सेट को। फाइनाइट का मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट का मतलब काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ इतना ही बताया। इनफाइनाइट की फर्दर कैटेगरी है, जैसे मैं बताया काउंटेबली, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली, उसमें बहुत ज़्यादा आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप कैलकुलस में पढ़ोगे सो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कैलकुलस में। कैलकुलस या बोलो कि रियल एनालिसिस जो है उसमें थ्योरेटिकली बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं।
तो ये बस इसमें पहचानना है कौन सा एम्प्टी है एम्प्टी नहीं है ना। ये कह रहा है कि स्टेट विच द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, पहचानना है फाइनाइट है इनफाइनाइट है, वो तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख के इजीली चेक कर सकते हो। तो ये है इक्वल सेट्स। अब दो सेट कब इक्वल होंगे, तो दो सेट इक्वल होने के लिए एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, है ना। सो दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। तो ये सब इसलिए आप देख सकते हैं कि ए टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। सो ये सब जो सेट है, हर सेट हमारा एक इवेंट है ना। प्रोबेबिलिटी के सेंस में हर सेट एक इवेंट है, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इवेंट का जो यहाँ पे जो भी उसके अलजेब्रिक कैलकुलेशंस है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, वो सब वहाँ भी जरूरत पड़ेगी हमें। इंडिपेंडेंस की बात करनी है तो इस तरह से। ओके, सो आगे क्या है, क्या डिस्कस कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पेयर्स इक्वल है कि नहीं। तो सिंपल तुम देख लो कि उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दोनों सेट में हो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सब तो कर लोगे। तो मेनली दूसरे एक्सरसाइज में क्या इन्होंने डिस्कस किया है कि लाइक इक्वल सेट क्या है, फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, फिर कौन सा सेट एम्प्टी है, कौन सा एम्प्टी नहीं है, कौन सा दोनों इक्वल सेट्स है, कौन सा फाइनाइट इनफाइनाइट, ये डिस्कस कर रहा है। तो इजी आप ये डिसाइड कर सकते हो। तीसरे में क्या डिस्कस किया, सबसेट। यस, तो सबसेट पे आते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी मैं बता रहा था तुम्हें, तो एक बार थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं। So how do you define subset? सबसेट को आप कैसे डिफाइन करते हो, कोई बताओ। पता तो है ही आप लोग। Sir, A set the subset of B if every element of A is in B. हाँ ठीक है। सो A is subset of B, मैथमेटिकल सेंस में लिखूं, सो X belongs to A will imply X belongs to B, मतलब ये है। या वही बात है, मैथ वर्ड में आप लिखोगे तो A is subset of B if and only if every element of A are in B are also in B। ये हो गया। सो ये डेफिनेशन है सेट का, सिंपल। अब देखो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने जैसे बताया तुम्हें पहले कि जो सैंपल स्पेस है उसका हर सबसेट इवेंट होता है। हमने कहा कि सैंपल स्पेस का सबसेट ही इवेंट क्या होता है, इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो वहाँ ये जरूरत पड़ेगी हमें कि जो भी सबसेट हो सकता है वो एक इवेंट है। तो इस तरह से कि इवेंट जो हम डिफाइन करते हैं, ये नहीं होता ना कि B का सारे एलिमेंट सेम है, जी, जी। कंपल्सरी। हाँ ये जरूरी नहीं है। अगर वैसा हो गया तो फिर इक्वल हो जाएगा, हाँ वैसा जरूरी नहीं है। बस ये है कि A में जो है वो B में होगा, है ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो A एक सेट है 1 2 3 4 5 6, या A ना लेके इसको मैं B लेता हूँ। सो देखो B है, अब A सबसेट है B का, तो बताओ B के पास कितने सबसेट्स हो सकते हैं टोटल। इस 2 to the power 6, ये 64 हो जाएगा। तो टोटल सबसेट जो हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B, तो सिंपल 2 की पावर 6 है, जो कि आई थिंक 64 आएगा, है ना। सो टोटल 64। तो A सबसेट है B का, तो A के सारे एलिमेंट B में होंगे। B के जरूरी नहीं A में हो, यस, है ना। B के कोई एलिमेंट जरूरी नहीं A में हो। तो B तो लार्जर सेट हो गया, A छोटा सेट हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखते हो ना आप 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये वैसे ही है। बट लेस देन इक्वल टू कब लिखते हैं, जब ये नंबर्स में होता है। यहाँ क्या है, सबसेट है, तो सेट की बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये एक लार्जर सेट है, इससे छोटा सेट है। अब मैं लिखना चाहूँ कि A क्या क्या हो सकता है, यहाँ मैं B दे दिया आपको, बोला A क्या क्या हो सकता है, तो इसलिए अब बहुत सारे है ना। 5 हो सकता है, सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, लिखते जाओ। A खुद B के इक्वल भी हो सकता है, हर सेट अपने आप का भी सबसेट है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, तो एम्प्टी सेट तो हमेशा हुआ जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। और हर सेट खुद का भी सबसेट है, तो सैंपल स्पेस भी खुद का सबसेट होगा, है ना। तो उस केस में A जो B है, A B के इक्वल भी हो सकता है, क्या ना। कहने मतलब क्या है कि A इज इक्वल टू B भी हो सकता है, कि लाइक हर सेट खुद का सबसेट है, तो वो खुद का भी एक सबसेट है ना। तो कहने मतलब जो लास्ट सबसेट होगा, तो इसमें टोटल 64 होंगे। पहला मान लो ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, सबसेट लिख रहा हूँ। तो जो लास्ट सबसेट होगा वो खुद यही सेट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। सो
ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, जरूरी नहीं बी के एलिमेंट्स ए में हो, उसकी जरूरी नहीं है। सो ए के एलिमेंट्स बी में होंगे, बी के एलिमेंट जरूरी नहीं है ए में हो। ओके, सो ये तो सबसेट का हो गया, क्योंकि यहीं पे इन्होंने डिसाइन कर रखा होगा। तो यहाँ पे देखो लिख रखा है ना, a set A is said to be a subset of set B if area and A are also an element of B। B का एलिमेंट जरूरी नहीं A में हो, है ना, तो इस तरह से, बट A के सारे एलिमेंट B में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है, यहाँ से ये एक्चुअली जैसे क्या है कि कहीं पे ये प्रॉपर सबसेट, यहाँ जैसे नोटेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में। सो प्रॉब्लम ये है कि जैसे है ना, जैसे हम लोग जो नोटेशन यूज करेंगे, ये ए सबसेट है बी का, और ऐसा लिखूंगा तो इसका क्या मतलब होगा, इक्वलिटी प्रॉपर सबसेट। हाँ ये प्रॉपर। तो इसमें क्या मैंने कहा, यहाँ पे ए इक्वल भी हो सकता है बी के, है ना, लेकिन यहाँ पे ए इक्वल नहीं हो सकता बी के, वो बी को छोड़ के बाकी जितने सबसेट्स हो सकते हैं वो है ए। तो यहाँ ए बी के इक्वल होने का स्कोप खत्म हो गया, इसमें ए बी इक्वल भी हो सकता है। सो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, बट यहाँ पे ए इक्वल भी हो सकता है बी के, है ना, ये है, ये प्रॉपर सबसेट है। यस, सो ये नोटेशन लेके चलेंगे। सो इस तरह से है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, कुछ ऐसा जो आपको नहीं पता हो। जैसे यहाँ तक बताना चाह रहा है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर के हैं, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर के। आप जानते हो ऑलरेडी कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, है ना। तो रेशनल इरेशनल कंबाइन करके रियल बनाते हैं। सो दो रेशनल का सेट और इरेशनल का सेट दोनों सबसेट है रियल नंबर का, है ना। जबकि वो अलग बात है कि रेशनल नंबर काउंटेबल है, इरेशनल अनकाउंटेबल है ना। तो ये जैम में भी इस पे क्वेश्चंस आए हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल इरेशनल नंबर होगा, उस तरह क्वेश्चंस हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ ये जरूरत पड़ता है कि आपको आइडिया है कि रेशनल क्यू रेशनल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, या क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर काउंटेबल या अनकाउंटेबल है। तो इस पे भी क्वेश्चन जैम में आ चुके हैं। तो ओके, सो अब सबसेट और सुपरसेट वही जो मैं पूछ रहा था कि अगर ए जो है सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी जो है वो सुपरसेट हो जाता है ए का। तो लाइक ये सिंपल वैसे ही है कि जैसे यहाँ ना आपने इसको पढ़ना है, तो जैसे एनसीईआरटी कहता है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए, है ना, बी इज अ सुपरसेट ऑफ बी। इन्होंने नया एक टर्म डिफाइन किया कि सुपरसेट का मतलब होगा कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी सुपरसेट होगा ए का, इस तरह से। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस तो आप देख ही सकते हैं। अगर बस एक बार गो थ्रू हो जाना, जैसे एक बार आप गो थ्रू हो जाओ। गो थ्रू मतलब क्या है, जस्ट सी, कुछ ऐसा तो आपको नहीं समझ आ रहा है इसमें, एक बार डेफिनेशंस देख लो, एग्जांपल देख लो, एक्सरसाइज देख लो, बस अगर कुछ ऐसा हो नहीं समझ तो पूछ सकते हो आप। ये देखो नेचुरल, अब यहाँ पे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, रेशनल नंबर्स डिफाइन किया है, ठीक है, कि वैसे नंबर जिसको पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, पी क्यू इंटीजर होने चाहिए, क्यू नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ देखो इन्होंने रेशनल को इरेशनल को कैसे डिफाइन किया है, मतलब यहाँ इरेशनल जो इन्होंने डिफाइन किया वो रियल को हेल्प ले किया है। जैसे आपने बताया था कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है डिफाइंड बाय, मतलब इन्होंने टी से डिनोट किया है, नोटेशन फिक्स नहीं, यहाँ पे इरेशनल नंबर को ये टी से डिनोट कर रहे हैं। सो टी है सो कंपोज्ड ऑफ ऑल अदर रियल नंबर्स, अदर मतलब रेशनल को छोड़ के जो भी रियल नंबर बचा वो इरेशनल है, ये कह रहा है कि ठीक है। सो टी क्या है, x such that x belongs to r but x does not belong to q। तो आप ऐसा भी देखेंगे ना बहुत जगह, जैसे आप बता रहे थे ना कि लाइक जो q डैश है वो क्या है, r माइनस q है, मतलब रियल नंबर में से रैशनल को बाहर कर दो तो जो बचा वो इरेशनल है। सेम थिंग आप रियल में से इरेशनल को बाहर कर दो तो वो रेशनल है ना। तो इस तरह सो यहाँ पे है, तो ये देखो ये थोड़ा सबसेट समझा रहा है आपको ये कि नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, आप जानते हैं, इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, इरेशनल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का। एक मिनट, सो यहाँ पे क्या है आगे, हाँ ये सब आपको पता है। अच्छा अब ये पूछ रहा है आपसे, देखो
जैसे ये इसमें बोल रहा है कि नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर, तो क्या नेचुरल नंबर सबसेट है इरेशनल नंबर का? हाँ या ना? नहीं सर। नहीं है ना, क्योंकि सो ये ऐसा नहीं होगा। नेचुरल नंबर का सेट और इरेशनल का सेट, नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है रेशनल का, है ना? नेचुरल हर नेचुरल रेशनल होगा बिकॉज यू कैन राइट, बट नेचुरल इरेशनल का नहीं होगा। इरेशनल के अलग है ना कैटेगरी है, तो नेचुरल वाला कोई भी इरेशनल नहीं आएगा। ठीक है, अब ये कुछ इंटरवल्स डिफाइन करें। इंटरवल्स आप जानते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी एक्चुअली, क्योंकि हमें क्या होता है मैं तो बताता हूँ। देखो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ऐसा पूछा जाता है कि x मोर देन a लेस देन b, x मोर देन इक्वल टू a लेस देन b, x मोर देन a लेस देन इक्वल टू b, और x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। ठीक है ना? सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, x तो मैं लिख रहा हूँ वो रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हम लोग है ना, तो x जो कैपिटल X होगा वो रैंडम वेरिएबल को डिनोट करेगा। तो ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता है चारों का डिफरेंट मीनिंग है ना? हो सकता है चारों का अलग अलग आंसर है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ क्या मतलब है? सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ये होगा ना? इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू क्लोज एट ए इन दिस एट b, है ना? इसको लिख सकता हूँ मैं x बिलोंग्स टू ओपन एट ए क्लोज एट b, ये मतलब है। और लास्ट वाला है प्रोबेबिलिटी कि x बिलोंग्स टू क्लोज ए बी, ये मतलब है। तो यहाँ बात ये है कि क्या आपको चारों का मतलब क्लियर है, ये समझना है सिर्फ, क्या आपको ये वाला ये चीज और ये क्लियर है कि नहीं है। ठीक, सो ये देखना है आपको। सो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे, सो इंटरवल्स है ये, है ना? इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो इसका मतलब है रियल नंबर्स सच दैट जो a से लार्जर हो, b से स्मॉलर हो, एक्सक्लूडिंग a एंड b, है ना? ये पता ही आप लोगों को कि एंड पॉइंट यहाँ क्या है, एक्सक्लूडेड है, दोनों एंड पॉइंट। सिंपल यहाँ पे मतलब है रियल नंबर सच दैट x a के इक्वल हो सकता है ना? यहाँ a इंक्लूडेड है, b एक्सक्लूडेड है, b एक्सक्लूडेड है। यहाँ मतलब है कि वैसे रियल नंबर्स कि x a एक्सक्लूडेड है, b इंक्लूडेड है, और यहाँ पे क्या है कि a और b दोनों इंक्लूडेड है, a और b क्या है, दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है ना? तो ये मतलब है जो कि आपको क्लियर होगा ऑलरेडी। तो ये सब वहां पे जरूरत पड़ेगी आपको फाइंड करने की। तो कुछ डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो आप। ठीक है ना? ये जस्ट इंटरवल्स, ये मेनली 4 कैटेगरी है। ओपन इसको बोलते हैं, है ना? यहाँ लेफ्ट क्लोज है, राइट ओपन है, ये लेफ्ट ओपन राइट क्लोज है, दोनों तरफ से क्लोज है। सो ये इंटरवल था ये। सो ये इंटरवल यहाँ पे डिफाइन कर रहा होगा। सो ठीक है ना? तो यहाँ बस ये दिखाना चाह रहा है, इसमें क्या है, दोनों एक्सक्लूडेड है, यहाँ दोनों इंक्लूडेड है, यहाँ a इंक्लूडेड है, b एक्सक्लूडेड है, यहाँ a एक्सक्लूडेड और b इंक्लूडेड है। ठीक है ना? तो इस तरह से बताना चाह रहा है। अब आगे आता है पावर सेट, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। कैसे? चलो तो पहले तो बताओ पावर सेट होता क्या है। सो कैसे डिफाइन करते हो आप लोग पावर सेट को? सर किसी सेट के सारे सबसेट। हाँ, किसी सेट के सारे सबसेट का एक फिर से सेट बना लो, है ना? कलेक्शन ले लो। तो एक सेट जिसके अंदर उस सेट के सारे सबसेट्स हैं, तो सेट का सेट फिर से मतलब सबसेट का एक सेट बना लो, ये चीज है। सो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है ना? तो तुम्हें पता है जैसे जो प्रोबेबिलिटी है ये भी एक फंक्शन है, और प्रोबेबिलिटी का डोमेन क्या होता है? कोई मुझे पता है कि जो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, देखो फिर से बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, फंक्शन वही मैथ वाला फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, पीडीएफ फंक्शन है, सीडीएफ फंक्शन है, पीएमएफ फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल फंक्शन है, सब फंक्शन है। ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी भी एक फंक्शन है। तो यहाँ वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे डोमेन रेंज वाले। ओके, सो कि बताओ प्रोबेबिलिटी का डोमेन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, तो हर फंक्शन के पास हाँ सैंपल स्पेस। अच्छा, आप कह रहे हो सैंपल स्पेस। ओके, मान लो मैं सैंपल चलो एस लिखता हूँ, इसका रेंज क्या है?
कोडमैन क्या है? closed 0 to 0 to हाँ, तो 0 to रेंज 0 to 1 है। हाँ, रेंज 0 to 1 है। अगर आप कोड में लिखो, यू कैन टेक आर, पूरा रियल लाइन। बट क्वेश्चन है क्या ये करेक्ट है? क्या आपने किसी बुक से वेरीफाई किया है इसको? कभी नहीं किया वेरीफाई आपने, सब गलत बोल रहे हैं। चेक करो, कोई भी बुक उठा लो, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पावर सेट ऑफ एस होगा शायद। यस यस, यू आर राइट। तो ये जो डोमेन होता है ये पावर सेट ऑफ एस होता है। क्यों? क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी किसी सैंपल्स के एलिमेंट की नहीं निकालते हैं, किसकी निकालते हैं? सबसेट की निकालते हैं। इवेंट क्या है? सबसेट है ना। तो ये यहाँ जो सेट डोमेन में होगा उसके अंदर इवेंट्स हैं एक्चुअली। जब आप ऐसा लिखते हो f फ्रॉम a टू b, तो क्या करते हो? f यहाँ a के एलिमेंट्स लेते हो आप, है ना। यहाँ पे f a के जो एलिमेंट्स होते हैं fx, तो यहाँ x बिलोंग्स टू a, तो आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हो? इवेंट की। तो इवेंट जो होगा इसका मेंबर होगा। यहाँ जो भी सेट लिखोगे उसका मेंबर इवेंट होगा, मतलब e विल बिलोंग टू दैट सेट। तो वो सेट क्या है? तो यहाँ ये होता है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये डोमेन है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, जिसको हम सिग्मा फील्ड भी बोलेंगे। तो कुछ बुक में आप पढ़ोगे इसका नाम है सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा, है ना। सो ये टर्म्स पूरे चले जाते हैं मेजर थ्योरी में। तो मेजर थ्योरी एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में, तो उसमें चला जाता है ये थोड़ा, है ना। सो मेजर थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें ये चला जाता है। इसकी हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे प्रोबेबिलिटी कोर्स में कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जैम में इस पे कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है और सिलेबस में इसका नाम लिखा भी नहीं है। लेकिन आप अगर कहीं डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन ऐसा लिखा रहता है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सिग्मा फील्ड। सिग्मा फील्ड क्या है? तो ये जो हमने लिखा पावर सेट ऑफ एस, ये एक पर्टिकुलर सिग्मा फील्ड है। ऐसे करोड़ों सिग्मा फील्ड हो सकते हैं, है ना, या बहुत सारे सिग्मा फील्ड हो सकते हैं। उनमें से एक सिग्मा फील्ड ये है, तो जिसपे हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। जबकि प्रॉब्लम ये है, अच्छा हो सो 2023 में क्वेश्चंस आए हैं जो सिग्मा फील्ड पे आया है, लेकिन वो सिग्मा फील्ड वर्ड यूज नहीं किया कि इनडायरेक्टली सेंस उसका वही है कि वहां उन्होंने डिफाइन किया है प्रोबेबिलिटी को। जैसे अब तक प्रोबेबिलिटी तुम पढ़ते आए हो, वहां पे प्रोबेबिलिटी का डोमेन स्पेसिफाई नहीं होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट वो पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस है। लेकिन इसको तुम रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। रेस्ट्रिक्ट मतलब ये सबसे लार्जेस्ट सेट है, मतलब सैंपल स्पेस का क्या किया, सारे सबसेट ले लिए मैंने और उसका सेट बना दिया। मैं सारे सबसेट ना लूं, मैं सैंपल स्पेस का सिर्फ, जैसे एग्जांपल देता हूं तुम्हें तब समझ आएगा। जैसे मान लो हमने एक डाई को रोल किया, तो रोल किया तो सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब इसका जब तुम पावर सेट लिखोगे, पावर सेट ऑफ एस, तो कितने एलिमेंट आएंगे पावर सेट में? बोलो to the power 6। जी। तो यहाँ जो आप अगर जो डिफाइन कर रहे हो प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ आप ये डिफाइन कर सकते हो पावर सेट ऑफ S2 0 1। लेकिन 2023 वाले पेपर में इन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों को याद है, दो क्वेश्चन ऐसे आए जहां उन्होंने ये नहीं लिया है। वहां पता क्या लिया है उसने? अब वो प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया है एक सेट पे। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रख दूं F तत्काल। ये F सीरियल वाला F नहीं है, इसका कुछ नया नाम लेता हूं मैं। ये कोई सेट ले लेता हूं मैं। तो प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक, कोई भी ले लो, मान लो ये A, कुछ ऐसा लेता हूं मैं। चलो कुछ भी एक नया सा नोटेशन सा ले लो, है ना। तो जैसे मान लो, चलो इस तरह से A ले लिया, A201। ये कुछ इटैलिक A लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सो ये सेट क्या है? तो उन्होंने कहा ये मत लो, सो डोंट टेक दिस डोमेन, यू टेक डोमेन एज 5 सेट containing for example 1 2 set containing 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 6। 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, तो उसमें क्या है, अब इसने कहा जो प्रोबेबिलिटी का डोमेन सिर्फ ये है। अब ये सिर्फ ये एक सिग्मा फील्ड है। मैं सिग्मा फील्ड को डिफाइन करूंगा तब क्या होता है, उस डेफिनेशन के हिसाब देखोगे तो ये एक सिग्मा फील्ड है। तो सिग्मा फील्ड जो होता है प्रोबेबिलिटी का डोमेन होता है। तो लार्जर पर्सपेक्टिव में जो प्रोबेबिलिटी का डोमेन है वो सिग्मा फील्ड है ना। तो यहाँ चूंकि तुझे समझाना था मुझे तुम लोगों को, इसलिए मैंने पावर सेट लिख दिया। पावर सेट एक पर्टिकुलर टाइप का सिग्मा फील्ड है। इसके जैसा बहुत सारे सिग्मा फील्ड हो सकते हैं और हर सिग्मा फील्ड में प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो जहां कुछ नहीं लिखा हुआ है सिग्मा फील्ड के बारे में, तो बाय डिफॉल्ट ये तुम्हारा सिग्मा फील्ड है। लेकिन इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, जो कि इस बार किया है उसने। तो इस बार उन्होंने ऐसे डिफाइन किया,
तो ये वाला सेट है, तो तुम सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, इसकी निकाल सकते हो, इसकी निकाल सकते हो, इसकी निकाल सकते हो। तुम इस सेट की प्रॉपर्टी नहीं निकाल पाओगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि सिग्मा फील्ड का मेंबर ही नहीं है। अब तुम्हारे पास क्या है, तुम अब तक क्या जानते हो, इवेंट की डेफिनेशन मैंने कई बार रिपीट की है, क्या जानते हो तुम इवेंट की डेफिनेशन, कोई बताओ मुझे। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। हाँ, तो ये डेफिनेशन अब गलत हो जाएगा इस केस में। इस सेट मतलब वो जो डेफिनेशन है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इवेंट, वो बच्चों वाला डेफिनेशन है। अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो अब इवेंट की डेफिनेशन होगी एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड इज कॉल्ड इवेंट। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ 4 ही इवेंट है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 बस। इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस यही है तुम्हारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैंपल स्पेस का हर सबसेट यहाँ पे इवेंट नहीं होगा। इवेंट का जो प्रॉपर डेफिनेशन है, मतलब लार्जर पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ ना, जब हम बच्चे होते हैं चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करके हम चीजों को आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को हम सिंपली बोल देते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट। बट एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जब तुम बड़े हो गए उस लेवल पे सोचोगे तो ये डेफिनेशन गलत है। फिर कौन सा डेफिनेशन, कि हर सबसेट इवेंट नहीं होता सैंपल स्पेस का। कौन सा होगा, जो सिग्मा फील्ड में मेंशन किया गया है। तो ये एक सिग्मा फील्ड है, इसमें क्या है, सिर्फ ये 4 ही है जो इवेंट है, बाकी जो ये दिख रहा है तुम्हें 64 इसमें है ना, इसमें 64 है पावर सेट मेंबर, तो बाकी 60 जो है वो इवेंट नहीं रहे। अब अगर मैं इस पे प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूं तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना। तो सिग्मा फील्ड डोमेन है, तो मेरा बताने का मतलब क्या था कि जो पावर सेट है वो भी एक सिग्मा फील्ड है, ठीक है। पावर, अब सिग्मा फील्ड की डेफिनेशन क्या है, तो वो एक अलग क्वेश्चन हो गया, उसका डिफाइन मैं करूंगा जब आप प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे तब। तो सो यहाँ पे सिंपल मतलब क्या है कि अब इवेंट हमारे पास सिर्फ ये 4 है, तो हम सिर्फ इन 4 की प्रॉपर्टी निकाल पाएंगे, और इन्हीं चारों की प्रॉपर्टी ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 23 जनों को दिया तुम में से, वो पेपर उनको याद होगा या देख सकते हो फिर से जाके, या 23 का पेपर ओपन करो, देखो यहाँ इस तरह की चीजें डिफाइन कर रखी है उन्होंने। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं इस पे, ओह सॉरी, जैम में एक है, गेट में आई थिंक, मुझे गेट वाला याद आ रहा है। तो एक जैम में एक गेट में है, गेट में एक है, तो चूंकि गेट में मैंने दिया था तो मुझे गेट का याद आ रहा है, तो गेट में ऐसा किया इन्होंने। और जैम में भी इस बार किया है, रैंडम वेरिएबल वाले टॉपिक पे किया है। सो एनीवे, सो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि पावर सेट थोड़ा यूजफुल है इन द सेंस, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे होगा। तो पावर सेट डोमेन जो होता है अभी जो हम पढ़ेंगे, और हालांकि जनरल जो हम पढ़ेंगे ज्यादातर केस में हमारा सिग्मा फील्ड पावर सेट ही है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो सैंपल स्पेस का पावर सेट है जो डोमेन है। पावर सेट में क्या आता है, ऑल सबसेट्स है, तो चूंकि अगर मैं ये डिफाइन करता हूँ जब सिग्मा फील्ड, तो उस सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में सारे सबसेट्स इवेंट है। तो इवेंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड इज इवेंट, है ना। तो जब हम सिग्मा फील्ड को पावर सेट ले लेते हैं और पावर सेट का डेफिनेशन हो जाता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो उस केस में क्या हो गया, सारे सबसेट इवेंट हो गए। तो ये चीज है। तो जब हम लोग ये बोलते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट, तो उस केस में एक्चुअली हम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमने सिग्मा फील्ड को पावर सेट कंसीडर कर रखा है, इसीलिए। तो इसलिए वहां पे हम ये डेफिनेशन लिखते आ रहे हैं, बुक में भी ऐसा डेफिनेशन देखोगे आप, ठीक है, वो चीज है। एनीवे, तो ठीक है, तो भाई पावर सेट आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये मैंने पावर सेट लिख दिया है ना, ये इसका पावर सेट है कि जितने सबसेट हो सकते हैं उस सबसेट का एक फिर से सेट बना लो। तो एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो सबसेट्स है उस सेट का, तो उसको पावर सेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये पावर सेट है, कोई सेट का है ना, सारे सबसेट लो, उसको एक सेट बना लो। जैसे ये तुम्हारे पास 1 2 है, तो इस सेट के पास 4 सबसेट होंगे, 2 के पास 2, 1 2 3 4, ये 4 सबसेट है, उसको फिर से एक सेट बना दिया, तो ये पावर सेट हो गया। ओके, फिर यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में डिफाइन किया, वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से यूनिवर्सल सेट फिक्स करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी में फिक्स्ड है, सैंपल स्पेस हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ इन्होंने देगा तुम्हें एक सेट जिसमें सारे एलिमेंट अवेलेबल होंगे, तो उस केस में अब यहाँ पे अब ये 1.3 की साइज है, तो तीसरी एक्सरसाइज में क्या पहली एक्सरसाइज में उन्होंने डिस्कस किया सेट क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। दूसरी एक्सरसाइज में डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ सेट है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफिनाइट, इक्वल, ये डिस्कस किया। तीसरी एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहा है पावर सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट, ये सब डिस्कस कर रहा है। हाँ, ये सबसेट है कि नहीं, अच्छा ये सबसेट, हाँ मतलब सबसेट, हाँ ये तीसरी एक्सरसाइज में सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ये सब डिस्कस कर रहा है। सो ये बता रहा है कौन सा सबसेट है कि नहीं, तो देख सकते हो इजीली। तो ये सब है इसमें, बस रिवाइज एक बार कर लेना कि सेट की जरूरत पड़ेगी हमें।
अभी वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम तुम देखते हो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं ना, कि ए इंटरसेक्शन बी ये सेट है, ए माइनस बी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे और प्रोबेबिलिटी में हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसी सेट की। तो ये वेन डायग्राम है, लाइक सेट को लिखने का तरीका है, इस तरह से लिख दिया तो यू कैन सी। अब यहाँ पे ऑपरेशन है जो हम बात कर रहे थे, ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी का डिफाइन इन्होंने कर रखा होगा यहाँ पे, आगे डिफाइन कर रखा होगा यहाँ है ना। सो ए यूनियन बी का मतलब है x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अगर दोनों में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर a और b दोनों में है तो भी वो आएगा यूनियन में। सो ये कुछ ऑपरेशंस है, लाइक a यूनियन b सेम होता है b यूनियन a के। ये मैं तुम्हें बता रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा सॉरी, ये तो एसोसिएटिव है, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव इन्होंने लिखा नहीं है। एसोसिएटिव में क्या है कि जस्ट ब्रैकेट चेंज हो रहा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जस्ट ब्रैकेट चेंज किया है। यहाँ ए बी पे ब्रैकेट है, यहाँ बी सी पे। हाँ, तो इस फॉर्मूले का नाम एसोसिएटिव लॉ है, बस ब्रैकेट चेंज किया है कि ब्रैकेट ओवर ए बी है, यहाँ पे ब्रैकेट ओवर बी सी है। ए का यूनियन फाई के साथ लोगे ए ही आएगा, ए का यूनियन ए के साथ लोगे ए आएगा। यूनिवर्सल सेट लार्जेस्ट सेट होता है जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट तो होंगे ही। तो यूनिवर्सल सेट हर सेट का सुपर सेट होता है उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जिसके लिए तुम क्वेश्चन डिफाइन कर रहे हो। तो है ना, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, तो यूनिवर्सल सेट ये होगा। फिर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। सो दोनों में होने चाहिए, तो इस तरह से है। यहाँ कुछ प्रॉपर्टी भी डिफाइन किया होगा, ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है फिर से कि a इंटरसेक्शन b सेम होगा b इंटरसेक्शन a के। ये तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ, फिर ब्रैकेट चेंज हो रहा है जस्ट, तो ये है। बाकी जानते हो, हाँ यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सी, जो मैं उसमें लिखा था। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये यूज होगा हमारे क्वेश्चंस में कई बार, है ना, बोल देता है कि ए बी इंडिपेंडेंट है, ए सी इंडिपेंडेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उस केस में यूज करना पड़ता है इस तरह से। तो यहाँ डिसजॉइंट है उस तरह से, ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो जस्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया इस तरह से। बाकी तुम्हें बता रहा है क्या है ना, तुम देख सकते हो वेन डायग्राम में। डिफरेंस वही a माइनस बी बी माइनस ए। सो यहाँ पे क्या है कि a माइनस बी माइनस ए सब बताया मैंने, फाइंड करना है। a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो वो a माइनस बी हो जाएगा। अब ये दोनों सेट, हाँ देखो तुम्हें देखा a यूनियन b इक्वल होता है b यूनियन a के, a इंटरसेक्शन b इक्वल होता है b इंटरसेक्शन a के। बट आप जानते हो कि a माइनस बी जरूरी नहीं इक्वल हो b माइनस a के, दोनों अलग अलग सेट होगा। सो बोथ आर डिफरेंट सेट्स, ये बताना चाह रहा है कि दोनों सेट्स अलग अलग है। तो a माइनस बी का मतलब क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ये मीनिंग है a माइनस बी सेट का। अब डिसजॉइंट, अच्छा डिसजॉइंट क्या होता है, आप जानते हो दो सेट को हम डिसजॉइंट कब बोलेंगे, When the thing is इंटरसेक्शन फाई हो। हाँ उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। इंडिपेंडेंट अलग वर्ड है, आप देखेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट और डिसजॉइंट दो अलग वर्ड है, और एक दूसरे से इनमें कोई रिलेशन नहीं है, है ना, दूर के रिश्तेदार नहीं है, दोनों अलग अलग है। इंडिपेंडेंट है जरूरी नहीं डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट मतलब दोनों में थोड़े जरूरी नहीं कोई एक से म्यूचुअल रिलेशन नहीं हमेशा। सो इंडिपेंडेंट अलग होता है और डिसजॉइंट अलग होता है। सेट, तो सेट नहीं हम वहां पे डिफाइन करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट डिफाइन करेंगे हम प्रोबेबिलिटी में, हम इंडिपेंडेंट इवेंट डिफाइन करेंगे, डिसजॉइंट सेट या डिसजॉइंट इवेंट। तो ये इंडिपेंडेंट अलग वर्ड है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के सेंस में डिफाइन होगा, है ना। एक इंडिपेंडेंट लीनियर अलजेब्रा में डिफाइन होता है कि तीन सेट्स हैं या सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, फंक्शंस इंडिपेंडेंट। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, या लीनियर अलजेब्रा में भी है ना, कि फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो वो सब अलग है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे ये इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करेंगे, हालांकि वो सेट की बात करेंगे, है ना। इंडिपेंडेंट सेट समझ लो उस तरह। तो वहाँ ये होता है कि लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अगर मैं डिफाइन करूँ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, इस तरीके से। और डिसजॉइंट सेट अलग है। डिसजॉइंट सेट कैसे डिफाइन करते हो आप, जस्ट a और b में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ये डिसजॉइंट है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। यहाँ ऐसा है, डिसजॉइंट है तो a इंटरसेक्शन में हमेशा एलिमेंट 0 होगा। यहाँ अगर मैं अपने तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट सेट अगर डिफाइन करूँ तो इस तरीके से डिफाइन करूँगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, बस मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए।
कि इंडिपेंडेंट सेट अलग है, डिसजॉइंट सेट अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है, डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है। सो मतलब मैं आपसे अभी लिख रहा हूँ, ऐसे ये कोई प्रॉपर कोई बुक में नहीं मिलेगा, मैं इवेंट के तरीके से लिख रहा हूँ, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी के सेंस में डिफाइन होता है वो, है ना। सो वो जो डिफाइंड है वो प्रोबेबिलिटी के सेंस में डिफाइंड है। सो वहाँ पे जो इवेंट की हम बात करते हैं, ये कोई आपको ऐसा मिलेगा नहीं, सो ये मैंने खुद डिफाइन किया है। सो ये हम देखेंगे आगे कि इवेंट है, और अगर मैं यहाँ इवेंट की ही बात कर लूँ, क्योंकि सेट भी एक इवेंट ही है, इवेंट हमारा सेट है एक्चुअली, हर सेट जरूर इवेंट हो, है ना, लेकिन इवेंट हर इवेंट सेट ही है। सो यहाँ पे है ना, सो अगर दो इवेंट ए और बी है तो इसका ये मतलब होगा। सो दोनों डिफरेंट है ना, इसका जरूरी नहीं है कि, सो दोनों का मीनिंग अलग है, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट। ये सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब प्रोबेबिलिटी करेंगे तब, लेकिन अभी ध्यान रखना है दोनों का मीनिंग अलग है। तो ये बताना चाह रहा है कि a माइनस बी ये पोर्शन, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a, ये तीनों सेट डिसजॉइंट है, इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिसजॉइंट है। ये तो यहाँ लिख रहा है a माइनस बी, इंटरसेक्शन b, b माइनस a आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब। फिर लास्ट एक्सरसाइज क्या डिस्कस कर रहा है ये, अच्छा यहाँ भी एक और है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट आप भी देख रहे थे कि ए में जो नहीं, नॉट ए, है ना, तो वो बात कर रहा है कॉम्प्लीमेंट। सो ये डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट का कि x such that x belongs to universal set but x does not belong to it। जो a में नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट में है ना, इस तरह से। तो इसका भी जो हमें काफी जरूरत पड़ती है प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है इसीलिए। तो है ना, तो a कॉम्प्लीमेंट जो है u माइनस a है आपका। ये सब प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये सब जरूरत पड़ता है वहां पे भी, है ना, हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं वहां भी जरूरत पड़ेगी। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो वो आपको पता है ए होता है ना, डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए ही आ जाएगा। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर अभी इन दोनों को हमने रिलेट किया, दोनों इक्वल होता है ना। सो आगे आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स फॉर्मूला जो है, सो डी मॉर्गन्स लॉ। सो है ना, ये डी मॉर्गन्स का फॉर्मूला है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होगा कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये डी मॉर्गन्स लॉ ही हो गया। डबल कॉम्प्लीमेंट लोगे सेम सेट आ जाएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू है, यू का कॉम्प्लीमेंट फाई है, इस तरीके से। सो ये कॉम्प्लीमेंट पे एक्सरसाइज है। और लास्ट है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं प्रोबेबिलिटी में भी, वो भी कुछ इस तरह से ही होंगे। वहाँ प्रोबेबिलिटी पूछेगा, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं जस्ट, है ना। सो यहाँ वही बताना चाह रहा है कि इन जनरल तो प्रोबेबिलिटी ये होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर दो सेट डिसजॉइंट है, अगर दो सेट डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो गया तो ये प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो गई तो यूनियन सम में हो जाता है। तो यूनियन सम में, तो मैंने बताया पहले, यूनियन रिलेटेड है प्लस से, प्लस रिलेटेड है और से, तो ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है। बट सम कब होगा यूनियन सम, जब वो डिसजॉइंट होगा। सिमिलरली बताया था कि जो एंड है, एंड कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड है। बट इंटरसेक्शन प्रोडक्ट कब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कब होगा, जब इंडिपेंडेंट दिया हो, तो कंडीशन है ना। तो ये इसके इक्वल होने के लिए जरूरी है कि ये डिसजॉइंट हो, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी तब हो जाएगी जब वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट डिसजॉइंट दो अलग चीज है। सो इस तरीके से है। बाकी फिर ये 3 सेट का भी फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। हम आगे देखेंगे हमारे प्रोबेबिलिटी में 4 का भी यूनियन के क्वेश्चन आता है, 5 के यूनियन, 6 के क्वेश्चन पे भी आ सकता है। ये यूनियन ऑफ 3 सेट्स है ना, यूनियन ऑफ 4 सेट हो सकता है, 5 सेट हो सकता है। तो वहां एक फॉर्मूला है इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, वो उस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी वजह से ये फॉर्मूला एक का सम लो, 2 का डिफरेंस लो, 3 का फिर प्लस लो, प्लस माइनस करके। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, आप ट्राई कर सकते हो। जैसे
इस तरह से है कि स्कूल में 20 टीचर है, बाकी मैथ केमिस्ट्री उससे रिलेट करके, सो यू कैन जस्ट ट्राई फॉर इन्फॉर्मेशन। इसी में जहां नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है उसमें आप प्रोबेबिलिटी लगा दो, तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बन जाएंगे। यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये पूछ लूँ, ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो मैं लिख दूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बन जाएंगे इस तरह से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट की जगह वो प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा। तो ये सब क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे है ना कि C1 बट नॉट C2, इस तरीके से। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद मिसलेनियस है। मिसलेनियस में क्या होता है कि जितने आपने अभी तक कवर किए थ्योरीज पिछले 6 एक्सरसाइज में, उन सब पे बेस्ड थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो है ना, ये सब आप ट्राई कर सकते हो। जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाओ, है ना, यू जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर वंस। और अगर कोई डाउट हो, एक बार क्लास 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सेट है, एक बार गो थ्रू हो जाओ, तो उससे क्या होगा कि आपके फाउंडेशन सेट का बिल्ड हो गया। जब मैं कोई आगे बताऊंगा तो ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी। तो इसके आगे की चीज, इसके आगे बहुत कुछ है सेट में, है ना, जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल ये डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि 11th क्लास की बुक है तो डिस्कस नहीं किया, वो आगे डिस्कस होगा। तो इसके बाद वो सब चीजें समझना और आसान हो जाएगा। एक बार हम लोग बस फाउंडेशन एक बार बेसिक क्लियर कर रहे हैं। सो आपका काम ये है कि एक बार ये सेट है, एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाओ। चाहो तो लाइन बाय लाइन, कितना टाइम लगेगा, आप तो पढ़ चुके हो, तो आपके लिए तो 2-3 घंटे में पूरा बुक खत्म हो जाएगा। एक एक लाइन बाय लाइन रीडिंग करो, एग्जांपल देखो जो सॉल्व किया समझ आ रहा है क्या, एक्सरसाइज देख लो, सॉल्व हो जाएगा तो मत करो सॉल्व, तुम्हें लग रहा है देख के हो जाएगा तो मत करो, वो चीजें हैं। कोई मुश्किल क्वेश्चन लगे तो सॉल्व करके देख लो, हो गया ठीक, नहीं तो हमसे डिस्कस करो, मतलब अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो, क्लास में डिस्कस, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फिनिश करो अभी। तो आज का ये है कि आपको जो चैप्टर 1 सेट्स है क्लास 11 एनसीईआरटी पर, उसको गो थ्रू हो जाना है। उसमें कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट समझना है, कोई वर्ड समझना है, कोई एग्जांपल समझना है या कोई एक्सरसाइज समझना है, वो आप नेक्स्ट टाइम पूछो। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अगर डाउट नहीं होगा तो क्लास 12th का जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्कस करेंगे। फिर ये फाउंडेशन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉपर जैम का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो कुछ पूछना है किसी को? सो आज मैं यही खत्म करता हूँ, ठीक है। कुछ तो बोलो भाई, हाँ ना, ठीक है ना जी। सर पीएनसी के कुछ डाउट्स पूछने थे। बताइए। सर एग्जाम्पलर क्या है? ओके बताओ, कोई बात नहीं। सर क्वेश्चंस या तो बोलो या स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेजो, मैं देखता हूँ, या मुझे भेजो। सर मैं रीड कर दी क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। सर क्वेश्चन है 8 chairs are numbered 1 to 8. 2 women and 3 men wish to occupy 1 chair each. एक मिनट, 8 चेयर है और उसको लेवल कर दिया तुमने 1 से लेके 8 तक। 2 वुमेन है एंड 3 मेन। नहीं सर एक सेकंड, ये नहीं। ओके ओके। सर जी सर, आउट ऑफ सर ये वाला, आउट ऑफ 18 points in a plane. 18 points in a plane, ओके। In a plane, no 3 are हाँ in the same exact line. ओके हाँ हाँ। No 3 are in the same line except 5 points हम्म, which are collinear. अच्छा 5 पॉइंट कोलिनियर है, ओके। Find the number of lines that can be formed joining the points. ओके चलिए। सो क्वेश्चन ये है कि टोटल 18 पॉइंट्स हैं, उसमें 5 जो है कोल एक लाइन में है, बाकी और कोई लाइन में नहीं आएंगे। तो कितने आप डिफरेंट लाइंस बना सकते हैं? चलो तो देखो सिंपल, थोड़ा सा मैं लॉजिक बताता हूँ। चलो मान लो 2 पॉइंट है, अभी क्वेश्चन नहीं, हम उस क्वेश्चन डिस्कस नहीं, ऐसे नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करके कितने लाइन आप बना सकते हैं? एक लाइन। तो इसके पीछे मैथमेटिकल लॉजिक क्या है? सो मुझे एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2. सो 2 पॉइंट है, 2 में से मैं अगर दोनों चूज करूं तभी एक लाइन मिलेगा मुझे। सो 2C2 इज 1, तो इसीलिए एक लाइन बनेगा 2 पॉइंट के बीच। चलो 1 2 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। 3 क्या है? नॉन कोलिनियर, मतलब एक लाइन पे नहीं है, ठीक है। सो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इसमें कितने हम लाइंस बना पाएंगे यहाँ पे? 3. हाँ, तो ऐसे देख काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 लाइन तो दिख गया, लेकिन मैथमेटिकली कैसे करें?
तो मुझे एक लाइन के लिए 2 पॉइंट चूज करना होगा. सो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आई कैन मेक ऑफ 2 लाइन्स, ठीक है ना, सॉरी 2 पॉइंट्स. सो आउट ऑफ 3 पॉइंट्स आई हैव 3 पॉइंट्स एंड आई वांट टू सेलेक्ट 2 एट अ टाइम. सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो हमारा नंबर ऑफ लाइन्स हैं. सो 3 पॉइंट है और मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं. सो NC2 क्या बताएगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 पॉइंट, ठीक है ना, फ्रॉम 3 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स टेकन 2 एट अ टाइम. या तो वर्ड बुक के लैंग्वेज में बोलूं तो 3C2 का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 पॉइंट टेकन 2 एट अ टाइम. सो 2 एट अ टाइम मतलब एक लाइन, 2 एट अ टाइम मतलब एक लाइन, दिस. तो मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, तो मैथमेटिकली 3C2 ये कितना आएगा 3, इसलिए 3 लाइन बना, 1 2 3 4. तो अगर 4 नॉन कोलिनियर है, एक लाइन पे नहीं है चारों, ठीक है ना, या इस तरह से कोई भी मतलब लाइक 2 पॉइंट ही है जो एक लाइन, मतलब नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर है समझो. हाँ, तो अब ये 4 पॉइंट है, तो इसमें कितने लाइंस बना सकते हैं हम, 6. सो अभी 6 हम देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये तो मैं ऐसे देख लिया. अब मैं मैथमेटिकली इसको रिलेट करते हैं कि ये 6 कैसे आया, तो NCR वाले कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. तो बताइए आप लोग कैसे आएगा 6. 4C2 एक लाइन के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए. सो आई नीड टू मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 पॉइंट्स. सो मेरे पास 4 अवेलेबल है, तो 4 पॉइंट में 2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो 4C2. सो 4C2. सो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पॉइंट्स टेकन 2 एट अ टाइम. तो एक एट अ टाइम ले रहे हैं, तो एक लाइन, 2 पॉइंट्स एट अ टाइम मतलब 1 लाइन. सो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आई कैन हैव, सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस. तो 4C2 सॉल्व करेंगे 6 आएगा. तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि लाइक टोटल n पॉइंट्स है एंड नो 3 आर कोलिनियर. नो 3 आर कोलिनियर मतलब एक लाइन में कोई भी नहीं है, सारे अननोन कोलिनियर है, मतलब कोई भी 3 एक लाइन में नहीं आ सकते. तो मतलब 2 ही होंगे जो एक लाइन पे होंगे, बाकी नॉन कोलिनियर है. तो n पॉइंट्स है मेरे पास, तो कितने लाइंस बना सकता हूं उस n पॉइंट से मैं, NC2. यस. तो फॉर्मूला इज NC2, ये फॉर्मूला है. सो टोटली NC2. ओके, तो अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमारे पास है. सो मेरे पास टोटल 18 पॉइंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 एक लाइन में है, बाकी नॉन कोलिनियर है ना, इस तरीके से कहीं होगा, मतलब इस तरीके से समझ लो, ऐसे रैंडमली कहीं ना कहीं है. टोटल 18 है, ठीक है. सो कहीं कोलिनियर उस तरह से नहीं है. ओके, सो बताओ मुझे कि ये जो 18 पॉइंट्स हैं उससे अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो इन जनरल मेरे पास कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर, कितने लाइंस में बना सकता था, 18C2. यस 18C2. यस. तो हमारे पास टोटल लाइंस होते 18C2, ठीक है. टोटल लाइंस होते 18C2. इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, बराबर बात है, 18C2 लिखो या ऐसे लिखो. बट चूंकि ये कोलिनियर हो गया 5, तो इसकी वजह से जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब एक ही लाइन है, ये डिफरेंट लाइन क्रिएट नहीं कर रहे हैं. सो वी कैन नॉट काउंट देम. तो मुझे वो हटाने पड़ेंगे जो डिफरेंट केसेस में एक ही लाइन बन रहा है. सो वी हैव टू रिमूव दैट. तो बताओ कितने ऐसे केसेस हैं जो हमें हटाने पड़ेंगे. 13C2. वाई 13C2. अच्छा बताओ, बोलो कितने घटाने पड़ेंगे उसकी बात करें. ओके, सो मैं यहाँ क्या सबट्रैक्ट करूं, क्वेश्चन ये है. 5C. हाँ, ये 5 है ना, तो 5C बोलो भाई क्या, 5C2. 5C2. यस, क्या प्रॉब्लम है. सो देखो, अच्छा तुम ये बताओ, मुझे छोड़ो, ये 5 तो एक लाइन पे है. अगर ये 5 एक लाइन पे नहीं होते, इन पांचों ऐसा होता कि नो 3 आर कोलिनियर, तो इस 5 पॉइंट से मैं कितने लाइन बना सकता था, 5 पॉइंट से कितने लाइंस में बना सकता था, 10 लाइन से 5C2 ना. हाँ, मतलब 5C2 10 लाइन. ओके, 5C2. तो उसी का तो लॉस हुआ मुझे यहाँ पे, जब ये एक लाइन पे आ गया तो वो 10 लाइन जो है वो एक ही बन गया. 10 लाइन मिलके क्या बन गया. सॉरी गेटिंग दिस प्लस वन लॉजिक. पहले मैंने क्या किया, टोटल, कुछ डाउट है.
सॉरी दोबारा। हाँ अभी रिपीट कर रहा हूँ, देखिए। सो हुआ क्या, अगर मेरे पास 18 पॉइंट अलग अलग जगह होते हैं जहां कोई भी 3 एक लाइन पे नहीं आ रहा है, तो उस केस में टोटल लाइन मेरे बनते 18C2। अच्छा, अब ये 5 पॉइंट जो एक लाइन पे आ गया, तो उसकी वजह से कितना लॉस हुआ मुझे, मैं ये देख रहा हूं। तो अगर ये 5 अलग अलग जगह पे होते कि नो 3R ऑन अ लाइन, तो मैं कितने लाइंस बना सकता था, फिर 5C2, तो उतने लाइन हटा दिए। बट ये सब मिलके, हमने इसको भी हटा ही दिया, मतलब बाहर कर दिया, बट ये सब मिलके कितने लाइन क्रिएट कर रहे हैं, ओके सर, गॉट इट। एक कर रहा है ना, तो वो एक तो इंक्लूड करना पड़ेगा मुझे, मैंने सारे बाहर कर दिए। बट इन सब की वजह से ऐसा जीरो कंट्रीब्यूशन है, एक कंट्रीब्यूशन तो है, ये एक लाइन, दिस इज द वो लाइन, तो वो +1 वो कंट्रीब्यूशन उसका है कि एक लाइन का कंट्रीब्यूशन तो है इसका। दिस इज आंसर, आप सॉल्व कर लीजिए। जो कोलिनियर केस है इसकी वजह से इतना लॉस हुआ, बट ये मिलके एक लाइन क्रिएट कर रहा है, तो वो एक प्लस ये है जो वो क्रिएट कर रहा है, जो एक लाइन बना पा रहा है। ओके, और कुछ? नो सर। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सेट्स रिवाइज कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।